हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस फॉर फाइनल्स, जहां एग्जाम के लिए मिलेगा एग्जैक्ट कंटेंट एग्जैक्ट फॉर्मेट में एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक वाइज 15 मार्क्स के आंसर्स सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में बेस्ड ऑन रिव्यू सिलेबस। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सबसे पहला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दूसरा है, वियना कांग्रेस के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। थर्ड है, जार अलेक्जेंडर द्वितीय के सुधारों का मूल्यांकन करें। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क की विदेश नीति पर प्रकाश डालिए। तो ये है आज का हमारा 4 क्वेश्चंस। और इससे पहले मैंने वीडियो अपडेट किया था, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन डाला हुआ है, तो आप लोग जाकर के उन सब वीडियो को देख ले। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इटली के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमें आंसर्स लेफ्ट और राइट मार्जिन छोड़ करके बीच में लिखना है और पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, और सबसे पहले हमें क्या लिखना है, परिचय, उसके बाद उसकी पॉइंट लिखना है, उसके बाद सबसे लास्ट में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इसका परिचय देखते हैं। तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना ने कई देशों को एकीकृत राष्ट्र का स्वरूप प्रदान किया। इटली का एकीकरण भी इसी भावना का परिणाम था। इटली सदियों से छोटे छोटे राज्यों और विदेशी शक्तियों के अधीन था, लेकिन राष्ट्रवाद और नेतृत्व के कारण इसका एकीकरण संभव हो पाया। तो 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना ने कई देशों को एकीकृत राष्ट्र का स्वरूप प्रदान कर दिया। ठीक है, और इटली का एकीकरण भी इसी भावना के प्रति हुआ था। और इटली सदियों से छोटे छोटे राज्यों और विदेश शक्तियों के अधीन था, मतलब छोटे छोटे राज्य और कुछ विदेशी शक्तियों के अधीन था, लेकिन राष्ट्रवाद और नेतृत्व के कारण इसका एकीकरण संभव हो पाया। 1815 के वियना कांग्रेस के बाद इटली 7 हिस्सों में बटा था, जैसे कि नेपल्स, सिसिली, लोम्बार्डी, वेनेटिया, पाइडमेंट आदि। अधिकांश क्षेत्र ऑस्ट्रिया के अधीन थे। इससे इटली में स्वतंत्रता की भावना पनपी। तो 1815 के वियना कांग्रेस के बाद इटली 7 हिस्सों में बट गया था, जैसे कि नेपल्स, सिसिली, लोम्बार्डी, वेनेटिया और पाइडमोंट। ऐसे 7 हिस्सों में बट चुका था। ठीक है, और कई क्षेत्रों में ऑस्ट्रिया के अधीन था। इटली जो है वो कई क्षेत्रों में ऑस्ट्रिया के अधीन था। इससे इटली में स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई, पनपी। ठीक है, तो एकीकरण के प्रमुख व्यक्ति, तो सबसे पहले जो है वो है मेज़िनी, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। मेज़िनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। इटली में युवाओं में देश प्रेम और एकता का बीज बोया, और इन्होंने इटली में युवाओं में देश प्रेम और एकता का बीज बोया। ठीक है, जिससे कि इटली एक स्वतंत्र राष्ट्र बन पाया। हमारे जो दूसरे व्यक्ति थे वो है कावोर, सार्डिनिया पाइडमोंट के प्रधानमंत्री। तो कावोर जो थे वो सार्डिनिया पाइडमोंट भी कहते हैं, जो कि अलग अलग 7 हिस्सों में बटा था, उसमें से एक सार्डिनिया भी था। वहां के कावोर जो थे वो वहां के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उन्होंने फ्रांस से मिलकर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध किया और उत्तरी इटली को एक किया। तो कावोर ने फ्रांस से मिलकर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध लड़ाई की और उत्तरी इटली मींस नॉर्थ इटली को एक किया। तीसरे जो व्यक्ति थे वो है गैरीबाल्डी, क्रांतिकारी नेता जिसने रेड शर्ट सेना के साथ दक्षिणी इटली पर अधिकार कर लिया और उसे राजा विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। गैरीबाल्डी जो थे वो एक क्रांतिकारी नेता थे जिसने रेड शर्ट सेना के साथ दक्षिणी इटली पर अधिकार कर लिया और उसे राजा विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। ठीक है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, सार्डिनिया का राजा जिसने एकीकरण के बाद इटली के पहले राजा का पद प्राप्त किया। तो जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय थे, वे सार्डिनिया का राजा जिसने एकीकरण के बाद इटली का पहला राजा का पद प्राप्त किया, वो थे विक्टर इमैनुअल द्वितीय। तो अब इसके अंदर प्रमुख घटनाएं को देखते हैं। तो 1859 में सार्डिनिया फ्रांस बनाम ऑस्ट्रिया युद्ध लोम्बार्डी मुक्त हुआ। 1860 में गैरीबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर अधिकार किया। 1861 में इटली का पहला संसद सत्र और विक्टर
इमैनुअल को राजा घोषित किया। 1866 में प्रशिया की सहायता से वेनेटिया प्राप्त हुआ और 1817 में रोम पर अधिकार। रोम को राजधानी घोषित किया गया। इटली का राजधानी रोम को घोषित किया गया, ठीक है, 1870 में। तो इसका जो निष्कर्ष है वो है, इटली का एकीकरण एक लंबी प्रक्रिया थी जिसने कूटनीति, क्रांति और नेतृत्व की बड़ी भूमिका रही। तो इटली का जो एकीकरण था वो एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया थी जिसमें कूटनीति, क्रांति और नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। यह यूरोप में राष्ट्रीय आंदोलन की बड़ी सफलता थी और इसके परिणाम स्वरूप एक सशक्त राष्ट्र इटली का उदय हुआ। तो ये यूरोप में राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता थी। इसके परिणाम स्वरूप एक सशक्त राष्ट्र इटली का उदय हुआ। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है, वियना कांग्रेस के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद यूरोप के राजनीतिक स्थिति को पुनः स्थापित करने के लिए वियना कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति और स्थायित्व बनाए रखना था। तो 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की जब पराजय हो गई यूरोप में, उसके बाद यूरोप की राजनीतिक स्थिति को पुनः स्थापित करने के लिए वियना कांग्रेस का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था, वियना कांग्रेस को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि यूरोप में शांति और स्थायित्व बनाए रखना था। वियना कांग्रेस का गठन। तो वियना कांग्रेस का गठन 1814 में हुआ था, सितंबर से जून 1815 तक, इसके बीच में, ठीक है, सितंबर 2014 से जून 1815 तक, ठीक है। और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी में हुआ था। इसका स्थान जो है वो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी हुआ था और यहाँ के अध्यक्ष थे वियना कांग्रेस के ऑस्ट्रिया के चांसलर प्रिंस मेटरनिख। और इसका मुख्य देश था ऑस्ट्रिया, रूस, इंग्लैंड, रशिया और फ्रांस। और इसका उद्देश्य था यूरोप की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को पुनः स्थापित करना। तो ये जो लिखा गया है, समय, स्थान, अध्यक्ष, मुख्य देश, तो इन सब में से आप लोग को वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इन सब डेटा को आप लोग अपने ध्यान में रखिए, कौन सा देश था, कौन से अध्यक्ष से, कहाँ हुआ था, समय क्या था, ठीक है। तो यूरोप की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को पुनः स्थापित करना इसका उद्देश्य था और फ्रांस को संतुलित करना लेकिन अपमानित नहीं करना, और शांति एवं शक्ति संतुलन बनाए रखना, राजा महाराजाओं की सत्ता बहाल करना, राजतंत्र को पुनर्जीवित करना, ये इसका उद्देश्य था। और इसका प्रमुख कार्यों को हम लोग देखते हैं। इसके लिए प्रमुख कार्य है, सबसे पहला, फ्रांस 1792 की सीमाओं में वापस लौटा दिया गया। बोनापार्ट परिवार को सत्ता से हटा दिया गया। तो 1792 की सीमाओं में वापस लौटा दिया गया और बोनापार्ट परिवार को सत्ता से हटा दिया गया फ्रांस से। नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग एकजुट कर दिए गए ताकि फ्रांस की सीमाएं मजबूत हो। नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग को एकजुट कर दिया गया ताकि फ्रांस की जो सीमाएं हैं वो मजबूत हो जाए। तीसरा है इटली को विभाजित कर ऑस्ट्रिया के अधीन कर दिया गया। चौथा है जर्मन राज्यों का पुनर्गठन। तो 39 राज्यों को मिलाकर जर्मन संघ, जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया गया, ठीक है। और पांचवा है स्विट्जरलैंड, एक स्वतंत्र और तटस्थ राष्ट्र घोषित किया गया स्विट्जरलैंड को। छठा है ब्रिटेन, उसने माल्टा, श्रीलंका और केप कॉलोनी जैसे उपनिवेशों पर अधिकार बनाए रखा, ब्रिटेन ने। इसकी आलोचना है, यह कांग्रेस जनता की इच्छा को नजरअंदाज करती थी। इसके निर्णय राजाओं की सत्ता को बनाए रखने पर आधारित थे, न कि लोकतंत्र पर। इसने राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावनाओं को कुचलने की कोशिश की, जिससे भविष्य में कई क्रांतियां हुई। संस्कर्ष है, वियना कांग्रेस ने अल्पकालीन शांति तो स्थापित की, लेकिन इसके प्रतिक्रियावादी नीतियां आगे चलकर यूरोप में 1830 और 1848 की क्रांतियों का कारण बनी। मेटरनिख की नीति ने राजशाही को तो सुरक्षित किया, लेकिन जन आकांक्षाओं को दबाया। तो वियना कांग्रेस ने अल्पकालीन शांति को स्थापित की और लेकिन
इसकी प्रतिक्रियावादी नीतियां आगे चलकर यूरोप 1830 और 1848 की क्रांति का कारण बनी। ठीक है, और मेटरनिक की नीति ने राजशाही को तो सुरक्षित किया लेकिन जन आकांक्षाओं को दबा दिया। तो ये थी वियना कांग्रेस के गठन एवं कार्यों का वर्णन। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, पूरा सिलेबस कवर करने का मिशन है। तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है जार अलेक्जेंडर द्वितीय के सुधारों का मूल्यांकन करें। तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय रूस के सम्राट थे जिन्होंने 1855 से 1881 तक शासन किया। तो जो अलेक्जेंडर द्वितीय थे वो रूस के सम्राट थे जिन्होंने 1855 से 1881 तक अपना शासन किया रूस में। ठीक है, उन्हें लिबरेटल जार यानी मुक्तिदाता सम्राट भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने रूस में कई महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की शुरुआत की। तो आपको 1 मार्क क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है कि रूस का सम्राट कौन था और मुक्तिदाता सम्राट किसे कहते थे। ठीक है, इस टाइप से 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उनके सुधारों का उद्देश्य रूस को आधुनिक बनाना और पश्चिम यूरोप के देशों की बराबरी करना था। तो जो जार अलेक्जेंडर थे उनके सुधारों का उद्देश्य रूस को आधुनिक बनाना और पश्चिम यूरोप के देशों की बराबरी करना था। पहला है दास प्रथा का उन्मूलन, एमेंसिपेशन ऑफ सर्व्स। यह उनका सबसे प्रसिद्ध सुधार था। 1861 में उन्होंने करोड़ों किसानों को जमींदारों की गुलामी से मुक्त किया। हालांकि किसानों को जमीन दी गई लेकिन उन्हें सरकारी ऋण के बदले लंबे समय तक किस्तें चुकानी पड़ी जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सके। इस सुधार ने रूसी समाज में एक नया वर्ग पैदा किया लेकिन आर्थिक विषमता को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया। दूसरा है स्थानीय स्वशासन, ज़ेम्स्टवो। 1864 में उन्होंने ज़ेम्स्टवो की स्थापना की जो स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार थी। तो अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1864 में ज़ेम्स्टवो की स्थापना की जो स्थानीय स्तर पर शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य जैसे कार्यों का जिम्मेदारी थी। ठीक है, यह प्रणाली सीमित लोकतंत्र का उदाहरण थी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार की शुरुआत थी। ज़ेम्स्टवो। तीसरा है न्यायिक सुधार। उन्होंने 1864 में न्याय व्यवस्था में बदलाव लाए। स्वतंत्र न्यायालय, खुले मुकदमे, पेशेवर वकील और न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था शुरू की गई। इससे कानून की निष्पक्षता बढ़ी लेकिन राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप बना रहा। तो अलेक्जेंडर द्वितीय ने न्यायिक सुधार भी किए थे। उन्होंने 1864 में न्यायिक व्यवस्था में बदलाव लाया और स्वतंत्र न्यायालय, खुले मुकदमे, पेशेवर वकील और न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था शुरू की गई जिससे कानून की निष्पक्षता बढ़ी लेकिन राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप बना रहा। सैन्य सुधार, सेवा अवधि को घटाया गया 25 साल से हटाकर 6 साल कर दिया गया। तो जो सेवा अवधि 25 साल तक की थी वो अब 6 साल की कर दी गई थी। प्रशिक्षण में सुधार, नई तकनीकें अपनाई गई, सेना में अनुशासन और दक्षता को प्राथमिकता दी गई। पांचवा है शिक्षा सुधार, विश्वविद्यालयों और स्कूलों को अधिक स्वतंत्रता दी गई। शिक्षा प्रणाली को उदार बनाने का प्रयास हुआ लेकिन बाद में राजनीतिक असंतोष के डर से इसे सीमित किया गया। सीमाएं और आलोचना, किसानों को जो जमीन दी गई थी वह अक्सर बंजर या कम उपजाऊ थी। किसानों को स्वतंत्र कहने के बावजूद उन्हें भारी करों और ऋण के नीचे दबा दिया गया। किसान को यह कहते थे कि आप लोग स्वतंत्र हैं लेकिन उन्हें भारी कर यानी टैक्स और ऋण के नीचे दबा दिया गया था। जार की नीतियां आधी अधूरी थी। वे सुधार तो करना चाहते थे लेकिन सत्ता खोने से डरते थे। इसी असंतोष के कारण 1881 में उन्हें एक क्रांतिकारी समूह ने हत्या कर दिया। अलेक्जेंडर द्वितीय की। जार अलेक्जेंडर द्वितीय एक दूरदर्शी सुधारक थे
जिन्होंने रूसी साम्राज्य में कई नए परिवर्तन किए। हालांकि उनके सुधारों की सीमाएं थी, फिर भी वे रूस के इतिहास में एक शुरुआत के प्रतीक माने जाते हैं। उनके प्रयासों ने रूस में आधुनिकता की नींव रखी, भले ही उनके मृत्यु के बाद प्रतिक्रियावादी दौर लौट आया, लेकिन आज भी उन्हें याद किया जाता है उनके इतिहास। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है ये है बिस्मार्क की विदेश नीति पर प्रकाश डालिए। ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी के लौह पुरुष और चांसलर थे। तो ऑटो वन बिस्मार्क जो थे वो जर्मनी के आयरन मैन और चांसलर थे। उन्होंने 1871 में जर्मन एकीकरण करवाया और उसके बाद यूरोप में संतुलन की राजनीति की रचना की, बैलेंस ऑफ पावर। उनकी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य था जर्मनी को एकीकृत रखना, फ्रांस को अलग थलग करना और यूरोप में स्थिरता बनाए रखना। तो इनका भी वही मानना था कि जर्मनी को एकीकृत करना है, फ्रांस को अलग थलग करना है और यूरोप में स्थिरता बनाए रखना है। बिस्मार्क की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य: फ्रांस को अलग थलग करना, आइसोलेट फ्रांस, ये थी इनकी मुख्य उद्देश्य नीति। दूसरा, यूरोप में युद्ध से बचना और शांति बनाए रखना। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जर्मनी की प्रतिष्ठा बनाए रखना। चौथा है आंतरिक एकता को बनाए रखने के लिए बाहरी शांति जरूरी थी। प्रमुख विदेश नीतियां और संधियां: तीन सम्राटों की संधि, ड्रैकर्सबर्ग 1873 में किया गया था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस के बीच यह संधि हुई थी। तीन सम्राटों के बीच यह संधि हुई थी। इसका उद्देश्य था समाजवाद और फ्रांस को रोकना, लेकिन बाल्कन संकट के कारण यह संधि बाद में विफल हो गई। जब बाल्कन संकट आया तो यह जो संधि थी तीन सम्राट की, ये हार गई, लॉस हो गई, इसका विफल हो गया ये, ठीक है। दोहरी संधि, डुअल अलायंस, 1879 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच यह संधि हुई थी और रूस के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए यह संधि महत्वपूर्ण थी। तीसरा है तृतीय संधि, ट्रिपल अलायंस, 1882, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच। पहले किया गया था जर्मनी और ऑस्ट्रिया और अब इसमें इटली भी शामिल हो गया था 1882 में। यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया था इस संधि के द्वारा, ठीक है। और चौथा है रिवेंस की संधि, 1887, रूस और जर्मन के बीच एक गुप्त संधि ताकि फ्रांस रूस गठबंधन ना बना सके। बाद में यह संधि नहीं बढ़ाई गई, जिससे फ्रांस रूस में नजदीकी बढ़ी। बिस्मार्क की विदेश नीति की विशेषताएं: यथार्थवाद, रियल पॉलिटिक, भावनाओं की जगह तर्क और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी गई। रक्षात्मक नीति, बिस्मार्क का मानना था कि एक बार जर्मनी बन जाने के बाद युद्ध की आवश्यकता नहीं होगी। राजनयिक चतुराई, बिस्मार्क ने संधियों के जरिए फ्रांस को अलग थलग किया। उपनिवेशवादी से दूर, बिस्मार्क उपनिवेशों में रुचि नहीं रखते थे, वे यूरोप के संतुलन को प्राथमिकता देते थे, ठीक है। इसका निष्कर्ष है बिस्मार्क की विदेश नीति ने जर्मन को यूरोप में एक सुरक्षित और शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। तो बिस्मार्क की जो ये विदेश नीति थी, इसने जर्मनी को यूरोप में एक सुरक्षित और शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया था। जर्मनी को उन्होंने कुशल कूटनीति से यूरोपीय देशों को संतुलन में रखा और जर्मनी को युद्ध से दूर रखा। उनकी नीति बोलने से ज्यादा सोचो और संधि करो पर आधारित थी। तो जो जर्मनी की नीति थी वो बोलने से ज्यादा सोचो और संधि करो पर आधारित थी। बिस्मार्क के हटते ही यह संतुलन टूट गया और आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध का कारण, ये भी था, ठीक है। ये चारों थी आज की हमारी क्वेश्चंस हिस्ट्री के, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। और इसके कई वीडियो मैंने भी पहले भी डाल चुका है अपने चैनल फोकस फॉर फाइनल्स पे, तो जाइए और देखिए। और अगले वीडियो में हम MJ10 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो बेल आइकन प्रेस करो ताकि एक भी अपडेट मिस ना हो। फोकस फॉर फाइनल के साथ हर एग्जाम बनेगा फाइनल शॉर्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई शॉर्ट्स को लेकर, ठीक है। थैंक यू।